नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स हुआ जारी। भारत को मिला 111वां स्थान। सरकार ने रिपोर्ट को बताया गलत। अबॉर्शन लॉ सुर्खियों में। मामला 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट महिला के अबॉर्शन का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचा केस। और इजराइल ने दिए नागरिकों को 24 घंटे में गाजा खाली करने के निर्देश। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लगाए वॉर क्राइम के आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपने ये स्लोगन जरूर सुना होगा कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर खाएगा नहीं तो इंडिया कैसे खेलेगा और कैसे बढ़ेगा। एक मशहूर इतिहासकार ने कहा था कि खाली पेट क्रांतियां नहीं हुआ करती। भूख और विकास के इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाया गया था। इंडेक्स बनाने का मकसद था कि पता चले कि पूरी दुनिया में भूख की वजह से कहां सबसे बुरा हाल है और कहां मदद भेजी जाए। हाल ही में इसकी सालाना रिपोर्ट आई है और इसमें भारत की रैंक को लेकर चारों तरफ हो हल्ला मचा है। इस साल कुल 125 देशों में से भारत 111वें स्थान पर है। ये कोई खुशी की बात तो कतई नहीं है, उल्टा सरकार ने ही इस रिपोर्ट को गलत और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला बताया है। यही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की रैंक भी भारत से ऊपर है। चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक तरीका है जिससे पूरी दुनिया में भूख को मापा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन उनके सब्जेक्ट्स के आधार पर किया जाता है, वैसे ही यह इंडेक्स 4 आधारों पर किसी भी देश में भूख का इवैल्यूएशन करता है। ये आधार हैं अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चों का बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर। अल्पपोषण का ये मतलब नहीं है कि आपको खाना ही नहीं मिल रहा। इसका मतलब होता है कि खाना तो आपको मिल रहा है, लेकिन खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि की कमी है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है बच्चों का बौनापन, मतलब उम्र की तुलना में बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है बच्चों की लंबाई की तुलना में इनके वजन का कम होना। बाल मृत्यु दर का मतलब है अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का प्रतिशत। सूचकांक के अनुसार भारत में अल्पपोषण की दर 16.6% और 5 साल से कम उम्र की बाल मृत्यु दर 3.1% थी। भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% बताई गई है। अब सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद बैकफुट पर आने के बजाय फ्रंट फुट पर आ गई है और सरकार ने सूचकांक के ही सिस्टम पर सवाल उठाया है। सरकार ने कहा कि सूचकांक के 4 आधार में से 3 बच्चों की हेल्थ पर बेस्ड हैं और अल्पपोषण का इवैल्यूएशन 3000 लोगों के बहुत ही छोटे समूह पर किए गए सर्वे पर आधारित है। सरकार का कहना है कि इस तरीके से आप 140 करोड़ लोगों की भूख की स्थिति का पता नहीं लगा सकते। आपको बता दें कि दुनिया के लिए 2023 का इंडेक्स स्कोर 18.3 है और यह दुनिया के 2015 के इंडेक्स स्कोर 19.1 से कम है। दुनिया में कुपोषित लोगों की संख्या 572 मिलियन से बढ़कर लगभग 735 मिलियन हो गई है। जीएचआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है और कई देशों में भूख को कम करने के प्रयासों को धीमा कर दिया है। एक मां को जीवन देने का अधिकार मिलता है तो क्या उसे जीवन छीनने का भी अधिकार मिलता है? दरअसल इसी नैतिक दुविधा को लेकर भारत का एबॉर्शन लॉ सुर्खियों में है। मामला एक विवाहित महिला का है। महिला 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट है और एबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। सरकारी वकील का तर्क है कि महिला के प्रजनन अधिकार उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार को नहीं छीन सकता। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि भारत में एबॉर्शन को लेकर क्या कानून है। चलिए हम इस कानून की चर्चा कर लेते हैं। भारत में एबॉर्शन को लीगल बनाने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971 में लागू किया गया था। इसका मकसद था असुरक्षित एबॉर्शन के कारण होने वाली मौतों को कम करना। इस अधिनियम के अनुसार एबॉर्शन कराया जा सकता था बशर्ते गर्भ 20 सप्ताह से कम का हो। इसके बाद की स्थिति में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया। इस एक्ट ने एबॉर्शन के लिए प्रेगनेंसी पीरियड को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया।
लेकिन एबॉर्शन अपनी मर्जी से नहीं कराया जा सकता। सरकार ये मानती है कि महिला को जीवन छीनने का अधिकार नहीं है, इसलिए एबॉर्शन कराने के लिए कुछ शर्तें भी बताई। एबॉर्शन कराया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी से महिला को जीवन का खतरा हो, या महिला रेप के कारण प्रेग्नेंट हो गई हो, या महिला नाबालिग हो, या प्रेगनेंसी की वजह से महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति नुकसान पहुंच रही हो। इसके साथ ही मान लीजिए कि अगर बच्चा पैदा हुआ और इसकी संभावना है कि वह गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होगा तो भी एबॉर्शन की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा यदि प्रेगनेंसी को 24 सप्ताह के बाद टर्मिनेट करना है तो यह केवल भ्रूण की असामान्यताओं के आधार पर ही किया जा सकता है। लेकिन भारत में एबॉर्शन लॉ की काफ़ी आलोचनाएं भी होती हैं। आइए उसे भी समझते हैं, इस कानून में क्या क्या कमियां हैं। एमटीपी एक्ट के अनुसार एबॉर्शन केवल प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार्ट सर्जन या हड्डियों के डॉक्टर के पास जाकर एबॉर्शन करवा सकते हैं। अब आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है। जब प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों की इतनी कमी होगी तो अशिक्षित या सुविधाहीन महिला या तो गांव की सीनियर महिला से एबॉर्शन करवाएगी या किसी झोलाछाप डॉक्टर से। दोनों ही सिचुएशन खतरनाक है। 2018 की एक स्टडी के अनुसार 2015 तक भारत में हर साल 15.6 मिलियन गर्भपात होते थे। चूंकि कानून इच्छानुसार एबॉर्शन की अनुमति नहीं देता, इसलिए यह महिलाओं को असुरक्षित सिचुएशन में इलीगल एबॉर्शन कराने के लिए प्रेरित करता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में असुरक्षित और इलीगल एबॉर्शन की वार्षिक संख्या 8 लाख है। इनमें से कई एबॉर्शन के कारण महिलाओं की मृत्यु भी हुई है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो चुकी है, लेकिन इसमें एडमिशन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। यह बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे और सैकड़ों इजरायली नागरिकों समेत कई विदेशियों को भी बंधक बना लिया था। बदले में इजराइल ने भी कार्यवाही की। हाल ही में इजराइल ने गाजा के 10 लाख नागरिकों को 24 घंटों के भीतर उत्तरी गाजा को खाली करने का निर्देश दिया है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हमले को वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध बताया है। आइए समझते हैं क्या होते हैं वॉर क्राइम। देखिए, 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी लाखों लोग मरे थे। भारी तबाही मची थी। ऐसी तबाही फिर से न हो, इसलिए दुनिया के सारे देशों ने 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एक सम्मेलन किया। इसे जेनेवा कन्वेंशन कहा गया। अब इस कन्वेंशन में क्या हुआ? कन्वेंशन में युद्ध को लेकर नियम बने। जो नियम बने उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा गया। इसे सभी 196 देशों की मान्यता मिली। अब जब भी जेनेवा कन्वेंशन के नियमों के खिलाफ जाकर युद्ध होता है तो उसे वॉर क्राइम माना जाता है। जैसे अगर कोई लड़ाई एक ही देश के अंदर चल रही हो तो ये वॉर क्राइम नहीं माना जाएगा, लेकिन लड़ाई जब 2 देशों के बीच हो रही हो और उसमें कई निर्दोषों को मारा जा रहा हो तो ये कानून लागू होगा। इन नियमों को बनाने का मकसद उन लोगों की रक्षा करना था जो युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। ये कानून हमास जैसे आतंकी संगठनों पर भी लागू होता है। आपने अक्सर वॉर क्राइम मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी जिक्र सुना होगा। अगर इन युद्ध अपराधों के लिए किसी देश के घरेलू कानून के आधार पर आरोप तय नहीं होते तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC आरोप तय करती है। ICC की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। फिलहाल 123 देश इसके सदस्य हैं। चीन, रूस, अमेरिका, भारत जैसे देश इसके सदस्य हैं। ICC फिलिस्तीन को मेंबर स्टेट की मान्यता देता है, जबकि इजराइल इसका सदस्य नहीं है। सदस्य देशों में होने वाले युद्ध अपराधों, नरसंहारों या मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच ICC कर सकती है।
आईसीसी 2021 से फिलिस्तीनी इलाकों में हुए युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है। जांच के दौरान इजरायली सैनिकों, हमास आतंकियों और दूसरे सशस्त्र संगठनों पर युद्ध अपराध का आरोप लगा है। मनुष्य की सबसे बड़ी जिज्ञासा हमेशा से अपने अस्तित्व को समझने की रही है। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिकों को परेशान करते आ रहे हैं, और इन्हीं सवालों ने इंसानों को दूर अंतरिक्ष की खोज करने के लिए भी प्रेरित किया। इसी प्रेरणा से नासा ने कुछ साल पहले एक बेन्नू नाम के क्षुद्र ग्रह पर मिशन भेजा था। यह क्षुद्र ग्रह 4.5 अरब वर्ष पुराना था। मिशन का नाम था ऑसिरिस RX। मिशन ने क्षुद्र ग्रह से सैंपल इकट्ठा किए थे। हाल ही में खबर आई थी कि बेन्नू से इकट्ठा किए गए सैंपल पृथ्वी पर वापस आ गए और नासा ने इन सैंपल के बारे में जानकारी दी है। नासा के मुताबिक इन सैंपल में प्रचुर मात्रा में पानी और कार्बन है। आपको बता दें कि ये दोनों तत्व पृथ्वी के निर्माण में शामिल महत्वपूर्ण सामग्री हैं। यह खोज इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करती है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बेसिक एलिमेंट्स बाह्य अंतरिक्ष से आए थे। यह खोज इस बारे में सुराग दे सकती है कि सौर मंडल कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है कि ऐसे क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी से टक्कर से ही यहाँ पानी आया हो, जिससे पृथ्वी पर जीवन पनपने में मदद मिली। हालांकि ये पहला सैंपल नहीं है जो अंतरिक्ष से लाया गया है। इससे पहले 2020 में जापान के हायाबुसा 2 मिशन ने रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह से 5 ग्राम का सैंपल एकत्र किया था। 2010 में भी जापान इटोकावा क्षुद्र ग्रह से एक छोटा सा सैंपल वापस लाया था। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। एक हालिया अपडेट में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 4.2% बढ़कर अब 37% हो गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय सरकार को दिया जाता है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नीतियां महिलाओं के दीर्घकालिक विकास और सशक्तिकरण पर जोर देती हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला आज सागर परिक्रमा चरण 10 का शुभारंभ कर रहे हैं। इस यात्रा का फोकस मछली पकड़ने वाले समुदाय के साथ जुड़ना, उनकी चिंताओं को दूर करना और उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी पहलों के बारे में सूचित करना है। इजराइल हमास में चल रहे संघर्ष के कारण भारत ने अपने खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए मिस्र के शर्म अल शेख में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने वैश्विक शतरंज संगठन से मौजूदा तनाव को देखते हुए टूर्नामेंट स्थगित करने पर विचार करने का भी आग्रह किया है। G20 वित्त मंत्रियों ने क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए ग्लोबल सहयोग और सूचना साझाकरण पर जोर दिया। इसे IMF और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के संश्लेषण पत्र में प्रस्तुत G20 रोडमैप के माध्यम से किया जा रहा है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC की स्थापना कब हुई थी? 2002, 2001, 2003 या फिर 2000 में? दूसरा प्रश्न है, 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को मिला कौन सा स्थान है? 111वां, 115वां, 113वां या फिर 110वां? अब आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ऑपरेशन सुकून लेबनान, ऑपरेशन राहत यमन, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही जोड़े सही हैं। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारतीय प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट ने किस देश के उपग्रहों को लॉन्च करने का समझौता किया है? फ्रांस, इटली, स्पेन या फिर जर्मनी? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, फ्रांस। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।